आज का जो पॉडकास्ट है वो इस बारे में है कि इस दुनिया में कुछ लोगों को लॉजिकली समझाया जा सकता है और कुछ लोगों को नहीं समझाया जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं और वो समझता ही नहीं है। तो इस चीज़ के पीछे का लॉजिक क्या है कि इतना तथ्य होने के बावजूद भी, फैक्ट्स होने के बावजूद भी, तर्क होने के बावजूद भी आदमी समझ नहीं पा रहा है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लेट्स स्टार्ट। काफ़ी टाइम पहले कुछ वीडियोस मैंने करी जिसमें साउंड ऑफ साइलेंस को जो विरोध करता है, साउंड ऑफ साइलेंस को जो विरोधी हैं यूट्यूब पे, उनके ऊपर कुछ मैंने वीडियोस बनाई। नीचे लोगों ने कमेंट किया, मैंने कमेंट के रिप्लाई किए और तर्क और लॉजिक के साथ किया। लेकिन लोगों ने उसका काउंटर दिया तो काउंटर का भी मैंने काउंटर दिया। लेकिन आखिरी में दो चीज़ें हुई। पहली चीज़ ये कि बात ऐसी जगह रुक गई जहाँ पे फैक्ट्स के थ्रू समझाना मुश्किल पड़ गया। दूसरी चीज़, बात ऐसी जगह रुकी जहाँ पे उन लोगों ने मेरे को ही कह दिया कि आप अभी छोटे बच्चे हैं, आप मूर्ख हैं, आप बेवकूफ़ हैं, तू अभी ये है, तू अभी छोटा है, तू अभी नाबालिग है। तो अल्टीमेटली बात एक एक ग्रुप था जो इससे मतलब ही नहीं रख रहा है कि वो काउंटर दे सके, क्योंकि उसके अंदर हिम्मत नहीं है, क्योंकि काउंटर देने के लिए भी दिमाग लगाना पड़ता है। तो ये ग्रुप क्या करता है, ये सीधा एक लेबल लगा देता है आप पे। तो एक ये ग्रुप था। दूसरा ग्रुप था जो कि बड़ी प्रॉपर मैंने इसकी एनालिसिस करी। दूसरा जो ग्रुप था वो तर्क दे रहा था, लेकिन कुछ ऐसी चीजों पे आके रुक गया जहां पे आप साबित ही नहीं कर सकते, मतलब थ्रू कमेंट्स। जैसे कि सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का आवाजा बाजता। मैंने कहा कि ये कबीर दास ने बोला है तो साउंड ऑफ साइलेंस के लिए ही बोला होगा। तो उसमें से कमेंट यह आया कि आपको उसकी मीनिंग समझ नहीं आई, वो कुछ और मीनिंग है। तो अब वहां पे उस आदमी को मैं क्या रिप्लाई दूं? है ना। तो कुछ ऐसे महामूर्ख होते हैं जो कुछ ऐसी बातों को डबल मीनिंग कर देते हैं। फिर ठीक है, एक तो ये। अब इसके बाद कई बार ऐसा हुआ कि कई जगह लोगों ने कमेंट्स किए और मैंने रिप्लाई किया, लेकिन लोगों को मैं समझा नहीं पाया। अब कई लोग तो इसी में फंस जाते हैं कि कैसे समझाएं, क्या करें। बात यहाँ पे ये नहीं है कि कैसे समझाएं, क्या करें। मुद्दा ये है कि इन लोगों के पीछे एक बहुत ही बड़ी लर्निंग छुपी हुई है। उस लर्निंग के ऊपर आज बात होगी। और उस लर्निंग का जो जवाब है वो मार्केटिंग की दुनिया से हमें मिलता है। मार्केटिंग में एक कहावत है, पीपल बाय इमोशनली एंड देन लेबल इट विद लॉजिक। लोग इमोशनली खरीदते हैं लेकिन बोलते हैं कि हम लॉजिकली खरीद रहे हैं। लोगों से पूछो आईफोन क्यों खरीदा है, तो लोग कहेंगे कि हमने आईफोन कैमरे के लिए खरीदा है, हमने आईफोन रीसेल वैल्यू अच्छी है इसलिए खरीदा है। जबकि आईफोन उन्होंने स्टेटस के लिए खरीदा है। स्टेटस इमोशनल एलिमेंट है, कैमरा एक लॉजिकल एलिमेंट है कि कैमरे के लिए खरीदा। अच्छा अच्छा, सही है यार, लॉजिक लॉजिक है। और क्यों खरीदा है? लैग नहीं होता, लैग नहीं होता। अरे यार सही है, रीसेल वैल्यू अच्छी है, अरे यार सही है, लॉजिक लॉजिक। लोग अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहते, लोग दोगले हैं। मार्केटिंग की दुनिया में साफ साफ बोला गया है ये। लोग कहते हैं कि मार्केटिंग दोगुली है, जबकि मार्केटिंग दोगुली नहीं है। हाँ, कुछ ऐसी मार्केटिंग है जैसे सेंसोडाइन है,
उन्होंने कहा कि डेंटिस्ट का रिकमेंडेड टूथपेस्ट है सेंसिटिविटी ख़त्म कर देगा, तो उसके ऊपर 10 लाख रुपए का चालान हो गया सरकार की तरफ से। तो मैं ऐसे कुछ कैंपेन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे कैंपेन्स की बात कर रहा हूँ जहाँ पे रियलिस्टिक फंडामेंटली मार्केटिंग को सही बोला गया है। People buy emotionally and then they label it with logic. 80% of the people take the decisions emotionally and then they label it with logic. They buy the car, उनसे बोलो भैया 10 लाख में भी तो यही आ जाता, वो कहेंगे नहीं इसमें हॉर्स पावर अच्छी है। जबकि उन्होंने रेंज रोवर खरीदी है, BMW खरीदी है थप्पे के लिए, वो जो लेबल लगा हुआ है BMW का उसके लिए खरीदी है। अगर आप क्लियरली देखेंगे तो आदमी खरीदता स्टेटस के लिए ही है और लेबल करता है लॉजिक के लिए। कि आदमी महंगी से महंगी सुपर बाइक भी आदमी खरीदेगा तो आदमी कहेगा ये चलती है अच्छी, स्पीड बहुत तेज, जबकि स्पीड के लिए खरीदी नहीं है, वो एक अलग फैक्टर है। लेकिन मेनली आपने सुपर बाइक खरीदी है जिससे आप दिखा सको, आप इंजन की आवाज़ सुना सको लोगों को, उससे आपका स्टेटस हाई होता है। तो आपने सुपर बाइक इसीलिए खरीद ली है। लेकिन आप बोलते क्या, आप कभी ये नहीं बोलते हो कि मैंने इमोशनली खरीदी। कुछ लोग यूट्यूब पर्सनैलिटी से, चाहे कोई भी हूं, सदगुरु हूं, आचार्य हूं, महेश्वरी हूं, कोई भी हूं, यूट्यूब पर्सनैलिटी से लोग इतना ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं और ये अटैचमेंट जो है इसके आगे वो अंधभक्ति में चले जाते हैं। उनको कुछ सुनना ही नहीं है, वो लड़ने कटने मरने के लिए तैयार हैं। एक आइडिया पकड़ रखा है, चाहे वो आचार्य हो, सदगुरु हो, महेश्वरी हो, एक आइडिया पकड़ रखा है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, एक आइडिया पकड़ रखा है, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, एक आइडिया पकड़ रखा है लोगों ने, और वो आइडिया लोग छोड़ना नहीं चाहते। लोग यहां तक इस पर भी लड़ाई कर लेते हैं कि नॉनवेज खाना या वेजिटेरियन वर्सेस नॉनवेज भी होता है। वेज खाना में वेज वाले सपोर्ट करेंगे, वेज वाले नॉनवेज को सपोर्ट नहीं करेंगे, गाली देंगे। तो अब इसमें से कुछ लोग होते हैं जो लॉजिकल डिसीजंस मेकर होते हैं। जो लॉजिकल डिसीजन मेकर होता है उसको आप क्वेश्चनिंग के थ्रू, फैक्ट्स के थ्रू समझा सकते हो। तो यही हुआ जब ये साउंड ऑफ साइलेंस, आचार्य ने साउंड ऑफ साइलेंस का विरोध किया, मैंने साउंड ऑफ साइलेंस के ऊपर वीडियो बनाया, नीचे लोगों ने उल्टा सीधा कमेंट किया। उसके बाद कमेंट करने के बाद जब मैंने उनको समझाया तो लोग वहाँ पे ऐसे ऐसे फैक्ट्स देने लगे जिन फैक्ट्स को एक्सप्लेन करना बार बार उचित भी नहीं था, क्योंकि कितना आप रिप्लाई करोगे। एक कोई चीज़ बात समझाओ तो एक और कुछ लेके चले आए, एक कोई चीज़ बात समझाओ तो एक और चीज़ लेके चले आए। फिर धीरे धीरे इनकी टोन जो है वो एग्रेसिव होती जाती है। आपको कहेंगे 2 कौड़ी का साउंड ऑफ साइलेंस है, और फिर धीरे धीरे वो आपके ऊपर भी आते रहते हैं, आपके अंदर कम अकल है, आप मूर्ख हैं, धीरे धीरे उनके अंदर एग्रेशन आता है। तो ये आपकी स्पिरिचुअलिटी ने आपको सिखाया है। सड़क छाप गाली गलौज वाले लफंगे आप बन गए हो। तो आप में और डिफरेंस क्या है, आप में और जो बाकी के लोग हैं उसमें डिफरेंस क्या है? क्योंकि आपको गुस्सा आ रहा है कि आपके आइडिया को क्वेश्चन किया जा रहा है। वो आइडिया क्या है? वो क्या आचार्य को क्वेश्चन कर रहा हूं मैं? वो क्वेश्चन ही कर रहा हूं, वही आइडिया है। और क्या आइडिया है? उन्होंने कुछ बोल दिया तो आपके लिए पत्थर की लकीर है। इस साउंड को कई लोग सुन रहे हैं, कुछ लोग को कोई भी घंटा फर्क नहीं पड़ता इस साउंड से, क्योंकि लोग अपनी वासनाओं के बल के तले कुचले हुए हैं। लोगों की सफरिंग जो है वो वासनाओं से हो रही है, अकेलेपन से नहीं हो रही है। अकेलापन आपको जब लगने लगता है कि ये मुझे सब कुछ कर लिया मैंने और अब मुझे अकेलापन लग रहा है, तब आपको ये साउंड ऑफ साइलेंस और ज्ञान, आत्मज्ञान, ये दोनों की जरूरत होती है। जब तक तुमको ये लगता रहेगा कि लड़की में सुकून है, जब तक तुमको ये लगता रहेगा कि सक्सेसफुल होना में सुकून है, जब तक तुम ये लगता रहेगा तुम्हें बाहर एक्सटर्नल वर्ल्ड में सुकून है, तब तक साउंड ऑफ साइलेंस काम नहीं करेगी। वही हो रहा है लोगों के साथ। लोग बैठते हैं, अरे सर कुछ हो नहीं रहा, बेवकूफ हो क्या?
क्या होना क्या है मुझे ये बता दो। ऐसा क्या, तुम क्या हवा में उड़ने लगोगे? ऐसा क्या हो जाएगा? तो कुछ लोगों के ऊपर एक काम कर रहे, कुछ लोगों पर काम नहीं कर रहे। जिनके ऊपर काम नहीं करती है वो क्या कहते हैं, ये कुछ नहीं होता। अच्छा, महेश्वरी से क्या गलती हो गई ये भी समझना जरूरी है, मिस्टर महेश्वरी से, कि उन्होंने बस साउंड को सुना दिया और उन्होंने बेनिफिट्स के ऊपर कोई जोर नहीं दिया। शायद उनको भी अब उसका बेनिफिट्स होते हैं या बताते नहीं हैं। जब भी बात करते हैं साउंड ऑफ साइलेंस को सुनो, यही वो है, यही सत्य है, वही तो, अब उसमें बेनिफिट्स के बारे में कोई बात ही नहीं होती। मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ जब ये चीजें हुई तब तक मुझे चक्र, कुंडलिनी और जो शरीर में क्रियाएं होना, ये सब के बारे में अविश्वास था, अज्ञान था, मुझे पता भी नहीं था, मैं विश्वास भी नहीं करता था। जब मैं रेगुलर होने लगा तो धीरे धीरे शरीर में गतिविधियां होने लगी, जैसे हाथ का गर्म हो जाना, आंखों से एक ऑब्जेक्ट का ऑरा दिखने लगना। एग्जैक्टली हाँ, यही हुआ था। कोई भी ऑब्जेक्ट मैं अगर देख रहा हूं, अभी तो कम हो गया है, उस वक्त तुरंत उसके आसपास ट्रांसपेरेंट ऑरा दिखने लगता था। अंदर लाइट्स का दिखना, जो कि एनर्जी की गतिविधियां हैं। अगेन मिस्टर महेश्वरी ने इसको कह दिया कि ये अंदर कुछ साइकोलॉजिकल इशू है, जबकि ऐसी कोई कंडीशन है भी नहीं। ऐसी कोई कंडीशन है ही नहीं कि आप समझ लीजिए कि ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि जहां पे लिखा हो कि अंदर लाइटें दिख रही हैं। ऐसी कोई कंडीशन है ही नहीं मेडिकल में। तो ये सब होना चालू हुआ धीरे धीरे। सबसे बड़ी चीज ये कि मुझे हर चीज पे प्यार आने लगा, मुझे अच्छा लगने लगा। अब ये क्यों हो रहा था? क्योंकि बाहर कुछ नहीं था, मुझे पता था। उसके बाद मैं चांद को देख रहा हूं तो उससे एक कनेक्शन, चंद्रमा को देख रहा हूं उससे कनेक्शन बन रहा है। धीरे धीरे गतिविधियां होने लगी बहुत सारी। फिर धीरे धीरे एक पॉइंट आया जहां पे एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन का 2 से 3% मुझे आभास होने लगा। और मैंने कहा अब ये पॉइंट के आगे मैं नहीं जा सकता, क्योंकि अगर इस पॉइंट के आगे मैंने खींच दिया तो छठी इंद्री जो है ज्यादा सक्रिय हो जाएगी। मुझे ऐसा एहसास नहीं चाहिए। तो ये कोई भी साधना होती है, धीरे धीरे जो प्राणिक बॉडी है उसका एवोल्यूशन होने लगता है। वो उसके अंदर जो सहस्रार चक्र है उसके अंदर बहुत सारी एनर्जियां जाने लगती हैं, जिसको बोलते हैं प्राण या ऊर्जा। ये ऊर्जा जब बढ़ने लगती है शरीर में तो शरीर केपेबल हो जाता है बहुत सारी चीज़ों के लिए। छोटी छोटी चीज़ों पे आप ध्यान देने लगोगे, डाइजेशन आपको फील होने लगेगा कि डाइजेशन हो रहा है। हार्ट बीट पे ध्यान दोगे, हार्ट बीट फील होने लगेगी, है ना। धीरे धीरे आप देखोगे ये सब चीज़ें होने लगती हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं तो इसके ये बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन साथ ही साथ सबसे पहला जो चरण है वो ये होता है कि आपको सब कुछ अच्छा लगने लगता है। अब इन सब बेनिफिट्स की कोई बात नहीं हुई, मेरे साथ ये सब चीज़ें होने लगी तो मैं भाई निकल पड़ा अपनी जर्नी पे कि भाई मुझे क्योंकि बात तो शिव अष्टावक्र गीता की कर रहे थे। ये उस वक्त 2016 की बात बता रहा हूँ, और इसकी कर रहे थे। और ये तो बताया ही नहीं कि इसमें एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन और दुनिया की चीज़ें, ये चक्र वक्र, ये सब तो पता ही नहीं था क्या होता है। तो वहाँ पे हेल्प मिली मुझे सदगुरु से, जहाँ पे सदगुरु ने बॉडी के अंदर के जो प्राणिक मैकेनिज्म है उसके बारे में बात करी। वहाँ से समझ में आया कि अंदर 3 नाड़ियाँ होती हैं, ईदा, पिंगाला और सुषुम्ना। ये 3 नाड़ियाँ होती हैं, इसी में सारा खेल है। और 72,000 नाड़ियाँ जो हैं वो शरीर में फैली होती हैं। जब इन नाड़ियों में ब्लॉकेजेस हो जाते हैं तो वहाँ पे अर्थराइटिस जैसी बीमारियाँ होने लगती हैं। तो ये सब चीज़ें तो मुझे पता ही नहीं थी। तो यही सब चीज़ें जब फील होने लगीं तो पता डिस्कवर हुई। तो पहले फील हुआ फिर डिस्कवर हुआ। अब एक पॉइंट आया जहां पे कल्प वृक्ष का कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि जैसे ही मैं अंदर की जादुई दुनिया के बारे में बात करूंगा आप तुरंत कट जाओगे मेरे से। कटोगे कैसे? कि यार ये तो झूठ बोल रहा है, वही आपके अंदर आ सकता है
क्योंकि आपके साथ हुआ नहीं है, मेरे साथ भी यही था। मैं भी जब भी किसी को सुनता था मुझे लगता था साला झूठ बोल रहा है, ये सब फालतू की बातें। लेकिन जब ये सब चीज़ें होने लगी तो मैंने कहा नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ है। आज 7 साल में हो गया मेरे को मेडिटेशन करते हुए, अगस्त में 7 साल कंप्लीट हो जाएंगे। 20 अगस्त को मैंने स्टार्ट किया था 2016 में, और आज ये कंप्लीट हो जाएगा 20 अगस्त 2016। आप, मैंने सोचिए डेट मार्क करके रखा था, क्योंकि मुझे पता था कि अब मैं जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मुझे डेट मार्क करनी है। आप विश्वास नहीं करेंगे, कल्प वृक्ष का कॉन्सेप्ट आने लगा। कल्प वृक्ष एक कॉन्सेप्ट है जहां पे आप कुछ सोच लो, अपने आप वो चीजें होने लगती हैं। तो ये सारी चीजें होने लगी थी। मैं इन सब चीजों में ज्यादा बातें नहीं करता हूं। आप देखोगे कि मेरी बातें ज्यादातर तर्कशास्त्र से रिलेटेड होती है, तर्कवाद होती है, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब चीजें आपको चाहिए भी नहीं, मुझे भी नहीं चाहिए, लेकिन हो रही हैं तो ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है कि आपको ये चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने 5 सेंसेस की इंफॉर्मेशन से कुचले हुए हो, तो आपको ये क्यों चाहिए होगा। ठीक है, तो अब सवाल ये आता है कि ये जो पूरे के पूरे जो ग्रुप है, जिसको आप समझा नहीं सकते, ये ग्रुप इमोशनल ग्रुप है, ये कोई लॉजिकल ग्रुप नहीं है। दिस इज एन इमोशनल ग्रुप। ये जो ग्रुप है इसको आप समझा नहीं सकते, चाहे आप कितना भी लॉजिक दे दो, आप ये ग्रुप समझेगा ही नहीं। ये वैसे ही है जैसे कि आप अपने पेरेंट्स के पार जा रहे हो और अपने भगवान की डेफिनेशन को रीडिफाइन कर रहे हो। तो आपको क्या लगता है, आपके घर वाले कहेंगे हाँ बेटा रीडिफाइन कर ले? वो आपको करने ही नहीं देंगे, रोक देंगे, कहेंगे हमें जो मानना है हमें मानने दो, अपना काम करो। ठीक है, और थोड़ा तमीज सीख लो, ये बोल के आपको भगा देंगे। ठीक है, तो क्यों ऐसा है, वो रीडिफाइन क्यों नहीं करने दे रहे हैं? क्योंकि उन्होंने पकड़ के बैठा हुआ है, वो अपने पूरी जिंदगी एक आइडिया को पकड़ के बैठे थे, और वो आइडिया से प्यार करते हैं। अगर वो आइडिया नहीं है तो वो भी नहीं है। ऐसे ही आप मेरे से प्यार करने लगोगे, कल को मेरे लिए लड़ने लगोगे। कृष्णमूर्ति ने साफ साफ बोला हुआ है कि किताबी कीड़ा मत बनो, किताबी कीड़ा मत बनो। लोग शास्त्रों को पकड़ के बैठे हुए हैं, और वहां पे तर्क क्या देते हैं कि शास्त्रों में जो लिखा हुआ है वो आपसे ज्यादा ज्ञानी थे। तो अगर हमसे ज्यादा ज्ञानियों ने लिखा हुआ है तो फिर हमारे लिए लिखा ही क्यों? हम तो बेवकूफ है ना। फिर हम तो पढ़ नहीं सकते, हम तो समझ नहीं सकते, तो लिखा ही क्यों? जब समझ ही नहीं आना था, भविष्यवादियों को जब समझ ही नहीं आना था, तो आपने क्यों लिखा? तो इसका मतलब आप बेवकूफ हैं। आपकी मूर्खता है ये कि आपको ये लगता है कि जो पुराने ऋषि मुनि थे, जिन्होंने लिख रखा है शास्त्रों को, जिन्होंने रचना करी है, वो आपके और मेरी ही तरह थे। आप क्या करते हो, आप उसको उठा के एक भगवान की श्रेणी में डाल देते हो। और अगर वो भगवान की श्रेणी में लिख रहे हैं तो वो भी खुद बेवकूफ हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये तो मनुष्यों को समझ में नहीं आएगा। तो वो लिखेंगे ही क्यों फिर? तो या तो वो बेवकूफ है या तो आप बेवकूफ हो, और मुझे लग रहा है कि लैटर ज्यादा सही है, आप बेवकूफ हो। तो कोई भी किसी भी तरीके की वचन तभी लिखेगा जब वो वचन बाहर की जो नॉर्मल जनता है वो समझ सके, क्योंकि वो लिख ही हेल्प के ले रहा है। आप आके कह रहे हो कि आप इस पे क्वेश्चन मत करो, क्योंकि आपसे ज्यादा लोगों ने ध्यान किया और इस पे लिखा हुआ है। तो आपको कैसे पता, पहली चीज तो है कि लोगों ने ध्यान किया था और लिखा था। और अगर लिखा भी है तो लिखेंगे वो तो उन्हीं लोगों के लिए ना जिनको समझ में आए, जो हेल्प करने के लिए लिखा है ना अल्टीमेटली। तो ऐसा वचन क्यों लिखेंगे वो, ऐसे श्लोक क्यों लिखेंगे वो जो लोगों को समझ में नहीं आए, जो जादुई हो, जो भगवान के श्लोक हो। भगवान के श्लोक तो सिर्फ भगवान को समझ में आएंगे, भगवान के श्लोक मनुष्य को थोड़ी समझ में आएंगे। तो भगवत गीता अगर लिखी गई है तो वो इंसान के लिए लिखी गई है ना, मनुष्य के लिए लिखी गई है। तो आप ये क्यों कह रहे हो कि भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है तो आपको नहीं समझ में आएगा? या तो उस पर भी क्वेश्चन लग सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली लिखा अंदर से देख के गया है, अंदर से देखा गया है फिर लिखा गया है।
आप कहते हो कि नहीं वो अपना कुछ ध्यान करा, उसमें कुछ हुआ, उन्होंने उसको कुछ लिखा, क्या लिखा उसने? मुझे समझ नहीं आता कि ये किस तरीके की तर्कवाद वाली बात है कि अंदर से ध्यान में कुछ ज्ञान आया। क्या कौन ध्यान में कौन सा ज्ञान आता है भाई? मन को नियंत्रित करो, 3 प्रकार के गुण होते हैं, ये सब ऑब्जर्व किया गया है, फिर लिखा गया है। तो एक इंसान अगर अच्छा ऑब्जर्वर है तो वो भी देख के लिख सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लिखे हुए को पढ़ने में प्रॉब्लम क्या है, समझना जरूरी है कि उन्होंने तो लिख दिया, वो चले गए, आपको सिर्फ थ्योरेटिकली समझ में आया। ये ठीक वैसे ही है कि मैंने भूत देखा और मैंने कहा कि भूत के दांत ऐसे होते हैं, भूत की आंखें ऐसी होती हैं। मैं कितना भी भूत का वर्णन कर लूं, डिस्क्रिप्शन दे दूं, तुम्हें भूत नहीं समझ में आएगा, तुम भूत नहीं देख सकते हो। ठीक है, आपने कभी पिज्जा नहीं खाया और मैं बोल दूं पिज्जा ऐसा होता है, पिज्जा का स्वाद ऐसा होता है, ऐसा मजा आता है, ऐसे होता है, ऐसे तो आपको पिज्जा तभी जब आप खाओगे तो समझ में आएगा ना। तब तक नहीं, तो तब तक तो आप एक बस मान्यता बना के बैठ जाओगे और उस मान्यता को पकड़ लोगे, जैसे लोगों ने भगवान की बना रखी है या किस्मत की बना रखी, कुंडलिनी की बना रखी, कुंडली की बना रखी है कि ये ग्रह ये वो है। डेस्टिनी की बना रखी कि डेस्टिनी होती है, डेस्टिनी होती है, डेस्टिनी होती है। अगर डेस्टिनी है तो बैठ जाओ, फिर कुछ मत करो। डेस्टिनी है तो है। नहीं, आप कहोगे कि नहीं नहीं नहीं, डेस्टिनी में लिखा था कि मैं बैठ जाऊंगी। आपको कैसे पता लिखा था? आपको कैसे पता था लिखा है? आपने डेस्टिनी की किताब पढ़ रखी है? अगर डेस्टिनी में लिखा था कि कोविड आएगा तो क्यों नहीं कोई बता पाया? लिखा लिखा तो बड़ा करते रहते हो तुम लोग। एक आदमी नहीं आया, इतनी बड़ी महामारी आ गई, एक आदमी आके बता देता कि बीमारी आ रही है तो आदमी अलर्ट हो जाता। बातें तो तुम बड़ी करते हो, डेस्टिनी की बुक है, लिखा हुआ है, कौन सी बुक है, कहाँ की बुक है, इतनी किताब के बारे में बात करते हो, किताब में क्या लिखा है, किताब कहाँ रखी है ये भी पता है तुमको, किताब कहाँ, किताब में क्या लिखा हुआ ये भी तुमको पता हुआ है। अब मुझे एक बात ये बता दो कि कोविड आ गया, तुमको ये नहीं पता था कोविड आने वाला है? अभी ट्रेन ट्रेन की पलटी हो गई, बहुत बड़ी पलटी हुई ट्रेन की। जितने भी ये भविष्यवाणी वाले हैं सब कहते हैं कि हमें पता था ट्रेन की पलटी हो जाएगी, लेकिन हमने बताया नहीं क्योंकि टाल नहीं सकते। जब भविष्यवाणी हो जाती है, जब जब चीजें हो जाती तब भविष्यवाणी आती है। ध्यान से सुन लो भैया, इस दुनिया में जो कुछ भी होने वाला है उसको किसी के बारे में कुछ नहीं पता, उसको उसको कुछ पता ही नहीं, और जिसको पता है ना वो कभी बताएगा नहीं। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर, रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई एक इंसान आपको मिलेगा जो बहुत ही ज्यादा सात्विक होगा, उसका जो साधना है उसकी बहुत तगड़ी होती है, तो उसको भी एकदम से पता नहीं होता है कि होने वाला है, लेकिन हल्का हल्का भाप लग जाता है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। होते हैं कुछ लोग कि कुछ एक आध दो चीजें आभास हो जाती हैं, लेकिन पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली क्या है। इसका मतलब यह नहीं कि वो लिखा हुआ था, वो टल भी सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि वो ऑलरेडी रिटन था वहां पे प्रोग्रामिंग में, कि कोई किताब है उसमें कुछ लिखा हुआ है कि अब ये होगा, 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 अब ये होगा। कुछ मेन मेन चीजें हैं जो होंगी ही होंगी, जैसे प्रलय, लोगों की मौतें, बीमारियां, सडन डेथ्स, ये सब होंगी ही होंगी। कुछ चीजें हैं, लेकिन कुछ चीजें नहीं है, कुछ चीजें नहीं पता लोगों को कि क्या लिखा क्या नहीं लिखा है। आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि कल आप कितना खाना खाओगे, कल आपको दस्त हो जाएंगे, कल कोविड आएगा, जो कुछ भी है। तो थोड़ा सा लॉजिकल सोचने की कोशिश करो, और ये जो चिपका के रखा है ना तुमने अपने आप को, ये चिपकाना बंद करो। ये जो गुरुओं से चिपकने की आदत है, और गुरु के बारे में कोई कुछ बोल दे तो
टैं हो जाती है आप लोगों की, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि कोई कुछ बोल रहा है तो पहली चीज़ तो सभ्यता मेंटेन रखो, क्योंकि गाली सामने वाला भी दे सकता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो खैर छोड़िए, बट आज का जो बेसिकली टॉपिक था वो यही था कि पीपल बाय इमोशनली एंड देन लेबल इट विद लॉजिक. It's not just in the buying phenomena, it is also applied in any kind of actions people take. Thank you so much. Take care.